आज डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशियों ने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और मुजाहिरीन ने शदीद नाराबाजी की। डिफेंस के रिहायशियों का कहना है कि बारिशों के बाद सड़कों और मकानों में बदबूदार पानी जमा है और बिजली गायब है। मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट सर्विस बंद है। इन इलाकों के मकीन DHA और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। कराची के कई इलाके तहरीकी में डूब चुके हैं और के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की बहाली का सारा दारोमदार पानी की निकासी से वाबस्ता है। NDMA की 29 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में कराची में 27 हलाकतें, 13 जख्मी, 35 घर तबाह और 16 गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब सिद्दीकी भी DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड की नाअहली पर बोल पड़े। पूरा DHA पिछले 3 दिन से डूबा हुआ है। प्योरली ये नाअहली जो है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की और DHA की है। 3 दिन तक पानी कभी भी खड़ा नहीं हुआ। मैं 24 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ। ये नाअहली है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये करप्ट तरीन इदारे हैं जिनको अब लगाम देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हुकूमत सिंध की तरफ से ऐलान किया गया है कि बारिशों से होने वाली तबाही का अजाला किया जाएगा और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 दिन पहले अपने ट्वीट में कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमत कराची के 3 बड़े मसाइल के हल पर काम करेंगे। शहर में नालों की सफाई के साथ तजावुज़ात को मुकम्मल हटाया जा रहा है, जबकि कराची और सीवरेज के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। कराची के मसाइल हल होने की बजाय कई दहाइयों से सियासत की नजर हुए, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। क्या वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची के बचाव के लिए मिलकर कोई हिकमत अमली अपनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। कराची एक ऐसा शहर है जहां पे तमाम सियासी जमातों ने अपना लोहा आजमाया है। वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 सीटें जीती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में रही ही, और MQM का दिहाइयों से वहां पे राज रहा है। मगर आज कराची जिस हाल के अंदर है, 30 से ज़्यादा लोग, बल्कि 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कराची में इस वक्त अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। बहुत सारे लोगों के घर डूबे हुए हैं, बिजली नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, घर की तबाहियाँ हो चुकी हैं और लोग आज ये पूछ रहे हैं कि हुक्मरान कहाँ हैं? जो हम टैक्सेस देते हैं तो बताइए कि वो टैक्सेस के पैसे कहाँ जाते हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है फ़हीम ज़मान साहब को। बेनज़ीर के दौर में वो 1994 से 1996 तक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रहे। आफ्ताब जहांगीर का ताल्लुक़ कराची से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। नबील गबोल साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। साबिक वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग रह चुके हैं। और उसामा कादरी का ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है, वो कराची से MNA है। सॉरी, आफ्ताब जहांगीर का मैं कह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सबसे पहले फ़हीम ज़मान साहब, आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आप एडमिनिस्ट्रेटर एक तरीके से रह चुके हैं कराची के। लोग ये पूछते हैं आज कि ज़िम्मेदारी आखिरकार किसकी है, इसलिए चूँकि सिंध गवर्नमेंट तो वहाँ पे है, लोकल बॉडीज़ जो हैं वो MQM के पास हैं, 15 सीटें PTI ने जीती हुई हैं। तो ये जो बंटवारा हुआ है कराची के अंदर, ये क्यों हुआ और क्या इसी की वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे या फंड्स की किल्लत है? कराची एक मेगा सिटी है और कराची ओवर द इयर्स मेगा प्रॉब्लम्स का शिकार रहा है। ये जो आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, मौजूदा पीपल्स पार्टी कह लीजिए, MQM कह लीजिए, PTI कह लीजिए, कहते हुए तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मगर ये ईमानदारी से ना हियो में है ना शियो में है। इनके यहाँ इस मसले का इदराक नहीं है कि ये प्रॉब्लम कराची का है क्या। आई मीन कराची को क्या ये जो मौजूदा प्रॉब्लम है, लोग उसको टेक्निकल प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं कि भाई के बारिश हुई, नदी नाले नहीं थे, यूं हो गया, ये हो गया। मगर लाइक किसी भी दूसरे प्रॉब्लम की तरह कराची का मसला पॉलिटिकल है और फिर कराची का मसला गवर्नेंस का है। बाकी सारी चीजें टेक्निकल प्रॉब्लम्स के टेक्निकल सॉल्यूशंस हुआ करते हैं। मसला कराची का कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, कराची का कोई गवर्नेंस का सॉल्यूशन नहीं है। आप कहें तो मैं इनको एलैबोरेट कर सकता हूं, आप कहेंगे तो मैं आगे चल के कर दूंगा। जी फ़हीम साहब जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोड्यूसर साहब एक तो आवाज़ बढ़ाएं और जो फीडबैक है मेरे कान में इसको कम करिए। नबील गबोल साहब, आपकी जानिब में आऊंगी। अब
आप भी कराची को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आज आपकी पार्टी से एक ट्वीट आया, सॉरी नबील गबोल साहब नहीं है मगर आफ्ताब जहांगीर साहब तो हैं हमारे साथ। आफ्ताब साहब, आज डीएचए में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि जी ये हल्का तो आरिफ अलवी साहब का था, यहाँ पे हम लोग कैसे जो हैं वो डूब गए। अच्छा मुनीज़ा, बहुत शुक्रिया। एक तो ये आपका एक शोर आ रहा है पीछे से, आपने जो चल रही है उसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही। मुनीज़ा, नहीं, किसी को समझ नहीं आ रही। इधर वक्फा लेके फिर वापस आते हैं और जो साउंड इश्यूज है सब कुछ फिक्स करके फिर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कराची का इशू है, और ये जो हालात इस वक्त कराची के बन रहे, इससे सबको सबक लेना चाहिए। चूंकि लाहौर में भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउ की गई है, जहाँ पे मरले वर आप घर जो है वो बना सकते हैं, और सैनिटेशन का निज़ाम उसको सपोर्ट नहीं करता जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप वर्टिकल आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी नज़र है कराची के ऊपर, वही कराची जो तबाही और बर्बादी का एक नज़ारा बना हुआ था। खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि कराची वालों को हौसला दें, क्योंकि हमने ये देखा है कि कराची के जो लोग हैं वो बड़े रिजिलियंट हैं, चाहे कुछ भी हो वो अपनी ज़िंदगी फिर से चला ही लेते हैं। मगर अब वो ये पूछ रहे हैं और ये सवाल करते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। आफ्ताब जहांगीर साहब, जिस इलाके से आपका भी ताल्लुक़ है, या आरिफ अलवी साहब, सदर आरिफ अलवी साहब, उनका हल्का है डिफेंस कंटोनमेंट बोर्ड, वहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है ना, वहाँ पे मेयर की भी नहीं चलती, वहाँ पे सिंध हुकूमत की भी नहीं चलती, तो फिर उधर ज़िम्मेदार कौन है? अच्छा देखिए मुनीज़ा, मसला ये है कि जैसे अभी जमान साहब ने भी बात की कि कराची ये जो डिफेंस है, पहले हम डिफेंस पे बात कर लेते हैं। डिफेंस जो है, डीएचए जो है एक डेवलपर्स है, वो उसका ज़िम्मेदारी है कि वो किसी जगह को डेवलप करता है तो उसके बाद वो कैंटोनमेंट के हवाले कर देता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है कि ख़ासतौर पे हम इस डीएचए की बात करते हैं कि ये अभी तक इसने पूरी तरह से जो अपने पावर्स हैं वो सीबीसी को वो दिए नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे आप जाते हैं पता चलता है कि जी ये डीएचए के पास है, ये सीबीसी के पास है, ये पार्क जो है डीएचए के पास है, ये पार्क जो है वो सीबीसी के पास है। पानी का जो मसला है वो सीबीसी देख रहा है, लेकिन टैक्सेस जो हैं वो डीएचए ले रहा है। तो ये एक बड़ा एक कन्फ्यूजन सा मसला है। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब अगर डीएचए ने किसी चीज़ को कर लिया है तो उसका अगर पास इंतज़ामी सलाहियतें अगर उसके पास नहीं है तो उसको चाहिए कि वो अपनी इंतज़ामी सलाहियतें जो हैं वो सीबीसी के हवाले कर दे, 100% कर दे, और उसको कहे कि जी ये अब होता क्या है कि अभी पिछले दफ़ा क्या हुआ कि जी जो लोग डीएचए के लोग हैं उनको पता है कि जो नालों के लिए और वैसे लिए बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए और वो पैसे लोगों से लिए गए। अगर आप अभी भी जाते हैं ट्रांसफ़र कराने प्लाट या कोई घर या कोई बेचने जाते हैं या ख़रीदने जाते हैं तो आपको ये टैक्सेस देने पड़ते हैं। इसी तरह फिर सीबीसी का टैक्स आ जाता है, सालाना टैक्स आ जाता है, पानी का टैक्स आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए जब तक कोई एक आदमी ज़िम्मेदार नहीं होगा तो उसमें क्या है कि जब जिम्मेदारी एक के पास होगी तो फिर आप उससे सवाल करने के लिए आपके पास जवाब भी होगा। अब आप ये तो नहीं कहने लगे कि फेडरल गवर्नमेंट को ही जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए आफ्ताब साहब? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, ये जो दो इदारे हैं, आप जब ये किसी बात करेंगे तो ये कहेंगे कि जी ये दो इदारे जो हैं वो फेडरल के उसमें आते हैं, लेकिन ये खुद मुख्तार इदारे, डीएचए एक अथॉरिटी है, इसी तरह सीबीसी एक कंटोनमेंट बोर्ड है। अच्छा, ये जिम्मेदार इदारे हैं, इन्हें चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, और ख़ास तौर पे सीबीसी को ये चाहिए कि वो ऑडिट रिपोर्ट भी पेश करे। यकीनन उनके ऑडिट्स होते हैं, उन्हें पता है सालाना, उन्हें चाहिए कि जाइए। आफ्ताब साहब, नबील गबोल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, सिंध हुकूमत को इस वक्त एक तरीके से रिप्रेजेंट करें। नबील साहब, बात ये है कि आफ्ताब साहब ये कहते हैं कि डिफेंस अथॉरिटी को सीबीसी यानी कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को अपने इख्तियारात दे देने चाहिए। क्या एक बंदा ही अगर जिम्मेदार हो उससे मसले हल हो जाएंगे, या आप समझते हैं कि नहीं, इधर तो वसाइल की कमी है, इख्तियारात की कमी नहीं है? देखिए, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड या डीएचए जो है वो डायरेक्टली
हुआ है, इस साल हर साल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है ये डीएचए को उठाना पड़ेगा और इंक्वायरी करना पड़ेगा कि आपको पता है कि फ़हीम ज़मान जानते होंगे, जिस इलाके में वो भी रहते हैं, हम गुजरते हैं, रोडों के बीच में सीवरेज का जो है गटर बनाया गया, रोड के बीच, यानी गाड़ी चल भी नहीं सकती, गाड़ी चलती भी है तो वो उसके टायर फट जाते हैं, और वो भी जो है गटर सारे बैठ गए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक तो सबको जिस जो जिम्मेदार है उस सबको ऊपर एक्शन होना चाहिए। दूसरा जिम्मेदार है सिंध गवर्नमेंट, उसके अंडर आता है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। कराची एंड वाटर सीवरेज बोर्ड का ये हाल है कि उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, डी वाटरिंग के लिए जो मशीन चाहिए वो उनके पास नहीं है। और मैं बिल्कुल, देखें, आपने मुझे कहा कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी को, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ बिल्कुल, लेकिन पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट की भी अगर कोई कोताही है मैं उनका भी जिक्र करूंगा। जहां तक, पहले देखें, मेरे दादा जो थे वो 1956 में मेयर कराची भी रहे हैं, 2 दफा रहे। उस जमाने में कराची की सड़कें जो है बाकायदा जो है झाड़ुओं से सफाई किए जाते थे, लेकिन चलो कहते हैं कि जी वो पुराने वक्त की बात है, आज वो कराची को फैला दिया गया। कराची में करप्शन हर इदारे में इतना ज्यादा हो गया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सबसे ज्यादा करप्ट इदारा है। वहां पर अब आप देखें, कराची के अंदर ये जितने भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये उनको जब तक भत्ता नहीं मिलता है जब तक वो बना नहीं सकते, और सब दे रहे हैं बिल्डर्स जितने भी हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालें नबील साहब? इसकी जिम्मेदारी हम किस पे डालें? बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी हमारी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मैं समझता हूँ आप जितने एमडी चेंज कर, अभी चेंज की ना एमडी, डीजी जो चेंज किया, डीजी आप जितने चेंज करें, लेकिन नीचे करप्शन हो रहा है, डीजी क्या करेगा? मैं समझता हूँ कि ये जितने, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है ना, ये हमारे गले में आग पड़ गई है। ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर में क्या हुआ कि जी मेयर कराची से पावर लेकर डीएमसी को दे दिया, डीएमसी से पावर लेकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दे दिया, और फिर नीचे यूसी तक चला गया। अब यूसी का चेयरमैन जो है उसको मिलता है मेरे ख्याल में सालाना कुछ 10 लाख रुपए या शायद 15 लाख रुपए। वो कहता है मेरे लिए इतना नहीं। नबील साहब, बात असल में अगर हम इसको जरा सीधी बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि करप्शन की वजह से आज कराची का ये हाल है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा हर इदारे के अंदर करप्शन है। अगर कराची का मेयर ये रोता है कि मुझे पावर मिलना चाहिए, तो वो आपको पता है पावर क्या मांग रहा है? वो ये पावर नहीं मांग रहा है कि कराची का मेयर के अंडर पुलिस होना चाहिए, वो ये पावर मांग रहा है कि जितने पार्क्स हैं उनकी अलॉटमेंट के पावर मुझे मिलना चाहिए। तो करप्शन वहां भी हो जाती है, और हम समझते हैं कि देखें, यानी कि करप्शन मेयर भी कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी कर रही है, सब इसके अंदर मुलविस है। आपका कहना ये है? जितने इदारे हैं, मैंने जितने इदारों का कहा है, जितने इदारे कर रहे हैं, अब इन इदारों के ऊपर चाहे वो इदारा कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है, वो उसका जिम्मेदार कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए का। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। ठीक। उसामा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब बात यह है कि जितने भी इलाके हैं कराची के अंदर, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे हों, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के मातहत हो, वहाँ पे तबाही हुई है, वहाँ पे पानी आया है। डीएचए समझा जाता है कि जी इट्स वेरी वेल रन, मगर आप देख लें आज डीएचए का क्या हाल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को कराची आप सौंपते हैं? अगर फेडरल गवर्नमेंट को दे देंगे तो डीएचए का क्या हाल है? फिर ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं हमारे वज़ीर आज़म, वो कराची का रुख ही नहीं करते। बहुत शुक्रिया मुनीदा साहिबा। सबसे पहले तो मैं नबील गबोल भाई की इस बात का जवाब दे दूं कि मेयर ने जो इख्तियारात अपने मांगने की कोशिश की थी, और वो हमेशा इसका तज़किरा करते रहे अपने पूरे 4 साल के दौरान, तो वो सिर्फ पार्कों की अलाटमेंट के इख्तियारात नहीं मांग रहे थे जनाब। वो ये कह रहे थे कि जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को पूरी दुनिया में जो इख्तियारात हासिल होते हैं वो इख्तियारात उनको दिए जाएं। और जैसा कि आपने 2001 के बल्दियाती निज़ाम में देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो बल्दियाती निज़ाम लेकर आए थे, उस निज़ाम के ज़रिए मेयर को
और उसके बाद जो है कराची के 18 टाउन्स बनाए गए थे और उसमें उनको वो इख्तियारात हासिल थे, जिसकी वजह से नेमतुल्ला साहब जो मेयर नाज़िम कराची बने उन्होंने भी काम किया और उसके बाद MQM का मेयर आया उसने भी काम किया और 18 टाउन नाज़िमीन में जो 14 MQM के थे उन्होंने भी काम किया और बाकी पीपल्स पार्टी के या दीगर जमातों के थे उन्होंने मिलकर काम किया। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि बदनसीबी ये है कि जब 2010 में 18वीं तरमीम लाया गया तो उस 18वीं तरमीम गो के बहुत अच्छी थी, लेकिन इस सूबे के लिए, सूबा सिंध के लिए उसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या 18वीं तरमीम में 140A की शिक मौजूद नहीं है? क्या वो ये नहीं कहती कि आप जो है अपने पावर जो सूबाई हुकूमत को 18वीं तरमीम के जरिए दिए गए हैं वो निचली सतह पर सिंध के तमाम शहरी इलाकों को, तमाम जो है सिटीज़ को जो है वो मुंतकिल किए जाएं और फिर ये इख्तियार बनता है मेयर का कि वो जो है वो नीचे डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को इख्तियारात नहीं, मगर देखिए उसामा साहब, आपके पास अब हल भी तो होगा ना। हम सब ने मसाइल देख लिए, हल भी तो होगा ना। आप कहते हैं कि जी हम कराची को दे दें, हम कराची को फेडरल गवर्नमेंट को दे दें। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास तो पैसे ही नहीं है। DHA में क्या हाल हुआ वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत है, वो आपने देख लिया। अब आप कान इस तरफ से पकड़ें उस तरफ से पकड़ें, मामला तो उधर ही हैं। सबको मिल बैठ के काम करना होगा। मिल बैठ के ये जो बड़ा प्लान है ये आप क्या बना रहे हैं, इसके ऊपर भी आप हमें बताएं, क्योंकि वजीर आजम साहब ने तो इसका ऐलान कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो यहाँ पर इख्तियारात से ज्यादा सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची को ऑन किया जाए। कराची सबको पालता है लेकिन कराची को कोई ऑन नहीं करता, चाहे मुझे माजरत के साथ वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। तो जब तक कराची की अथॉरिटी को कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो उस वक्त तक इन मसाइल का हल नहीं निकलेगा। और जहां तक विफाक के लेने का ताल्लुक है तो बदनसीबी इस शहर की है। तो 2 दिहाइयों से MQM ने कराची पे राज किया है, आप ये ऑन कर लेते कराची को। देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर 1987 में कराची का मेयर जो है वो MQM का था तो उसने अपने उस दौर में बेहतरीन डिलीवर किया और जिसको लोग आज भी याद करते हैं और उसकी मिसालें देते हैं। 2005 से 2010 तक जो है जब MQM का मेयर आया तो उसमें भी जो है वो बहुत काम किए गए। इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है और एक इन्फॉर्म्ड व्यू बहुत जरूरी है। फहीम जमान साहब से पूछेंगे कि आखिरकार कराची के साथ हुआ क्या ये एक मसला है कि कराची की जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं या दी नहीं गई? ये सवाल है जो करने वाला है और इस पे हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के हालात 3 दिन बाद भी अभी भी बहुत पेचीदा हैं और DHA के जितने भी रहायशी हैं उन्होंने ये मुतालबा किया है कि 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान कराची की जो पानी और बिजली के हैं फराहमी वो ठीक हो जानी चाहिए, बिजली वापस आनी चाहिए और पानी निकाल देना चाहिए उनके घरों से और पानी फिर से दस्तयाब होना चाहिए। अहम डेवलपमेंट है और ये कहा गया है कि DHA के अंदर इमरजेंसी भी जो है वो लगानी चाहिए। सबसे पहले फ़हीम साहब आपकी जानिब आऊँगी, मुझे ये बताइए कि इशू एग्जैक्टली है क्या और एक्सप्लेन करिए। इसलिए चूँकि तीनों पार्टीज़ जो हैं इनका स्टेक इस शहर के अंदर लगा हुआ है मगर इसको ठीक नहीं कर पाई। क्या इख्तियारात सही तरह डिवाइड नहीं हुए या जिस तरह के परवीन रहमान साहिबा औरंगी पावर पायलट प्रोजेक्ट की जो एक फाउंडर थी वो कहती थी कि मैंग्रोव्स के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जिसके नतीजे में सैलाबी पानी जो है वो अब वापस समुंदर के अंदर नहीं जा पाता। देखिए मुनीज़े, कराची कोई 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक शहर है। इसके अंदर और इसमें से तकरीबन कोई 500 स्क्वायर किलोमीटर मेट्रोपॉलिटन या अर्बन एरिया है। अच्छा देखिए, दुनिया के हर शहर में एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होती है जो कि एक तो काउंसिल होती है जहां पर फैसले होते हैं, जो वसाइल को एलोकेट करती है, प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करती है। अच्छा, कराची में भी एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है मगर वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोई इख्तियार नहीं रखती। कराची KMC के साथ कोई 6 DMCs हैं
KDA, LDA, MDA, न जाने और क्या क्या, फिर KPT फेडरल एजेंसी है, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, रेलवे है। अब 500 स्क्वायर किलोमीटर में से तकरीबन 202 स्क्वायर किलोमीटर तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं कंट्रोल करते हैं, मीनिंग म्युनिसिपल सर्विसेज उनकी जिम्मेदारी है। ये तकरीबन 40% हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर KPT या PIA और रेलवे इनको लगाइए तो आधा शहर जो है वो तो आज भी वैसे ही फेडरल कंट्रोल में है। आप जरा नीटी जेटी पुल से किमाड़ी की तरफ जाइए और आप हशर देखिए शहर का, आप रेलवे की कच्ची आबादियां देखिए, आप DHA के साथ देखिए, आप अच्छा DHA कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन नहीं है, आप गुलिस्तान जौहर अगर लपेटें बात को फहीम साहब, अगर आप रिकमेंड करें या आप कहें कि जी आपके पास हल है, क्या क्या लोकल बॉडी से ही मामला हल हो सकता है? नहीं, देखिए पाकिस्तान का आईन 3 सतह पे गवर्नेंस परसीव करता है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल, और तीनों की डिस्टिंक्ट लेड डाउन है कि वो है क्या। देखिए, अगर आप कराची को एक शहर बना दीजिए और इस शहर के लोगों को एम्पावर कीजिए, देखिए बांटते रहो भाई, मगर जब उन पे घर बनते हैं या KPT के इलाके में घर बनते हैं या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इलाके में घर बनते हैं तो उनके ऊपर बिल्डिंग कंट्रोल कराची का होना चाहिए, मास्टर प्लानिंग कराची की होनी चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, नदी नाले हैं वो, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट सर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्ताब जहांगीर साहब, वजीर आजम साहब ने ये कहा है कि अब हम कराची को दुरुस्त करेंगे, तो मास्टर प्लान क्या कराची के रिहायशियों के पास ही होगा? क्या वही ये फैसला करेंगे? जिस तरह फहीम साहब कह रहे हैं कि ठीक है आप वहाँ पे लैंड लीजिए, मगर वहाँ पे जो सहूलियात हैं उसकी दस्तयाबी तो लोकल लोगों के हाथों में होनी चाहिए। देखिए मुनीज़ा, मसला पता है क्या मसला, मैं तो ये समझता हूँ कि नीयत का मसला है। बात ये है कि कराची की असल आबादी जो है, कोई कहता है 2.5 करोड़ है, कोई कहता है 2.25 करोड़ है, कोई कहेगा 3 करोड़ है, और जब आप पेपरों पे देखते हैं तो 1 करोड़ 60 लाख है। अच्छा, अब 1 करोड़ 60 लाख की आबादी पेपर पे, उस पेपर के ऊपर ही आपने फैसले करने, आपने उसी पेपर के हिसाब से इसका बजट बनाना है, उसी पेपर के हिसाब से इसकी सेहत का निज़ाम बजट बनाना है, तालीम का बजट बनाना है, लेकिन एक्चुअल असल में पोजीशन तो इससे डबल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ, जमान साहब मेरी बात को शायद तय करें क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, कि इसकी एक लीज दोबारा से एक टेम्परेरी लीज होना चाहिए कि पता चले कि कराची की आबादी, जैसे रेलवे के ऊपर जगह ज़मीन के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, कुछ के पास लीज है लेकिन अक्सरियत के पास लीज ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह KPT है, इसी तरह और बहुत सारे इदारे हैं। तो ये इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हल करने की जरूरत है। अब आपके पास सीवरेज का निज़ाम, पानी का, अच्छा उसका रिजॉल्व करने का तरीका कार ये है कि देखें, इसको आप पहले तो इसका मैं एक हल की तरफ बात करना चाह रहा हूँ कि पहले तो आपको सबको सब जितने भी स्टेक होल्डर है कराची के, चाहे वो सियासी तंजीमें हो, समाजी हो, मजहबी हो, उन सबको ऑन बोर्ड लेना होगा ताकि वो एक चीज पर एग्री करें कि जी जब भी कराची का कोई इशू होगा तो उसके अंदर टांग नहीं अड़ाएंगे, कोई उसके ऊपर एहतजाज नहीं मगर आप साहब बुरा ना मनाइएगा, मगर हमारे वजीर आजम जब कराची जाते हैं तो बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको मिलना भी पसंद नहीं करते, तो किस तरीके से आप सबको लेके साथ चलेंगे? और जिस किस्म की बयानबाजी आपने की है, क्या उससे फायदा हुआ है जहती का? अच्छा मुनीज़ा, मैं उनकी बात नहीं कर, मैं ये बात कर रहा हूँ, आपने मुझसे हल पूछा था, मैं उसका हल बता रहा हूँ आपको। जैसे मेरे हल्के के अंदर, मेरे इलाके के अंदर नाले के ऊपर 2 मस्जिदें बनी हैं, अब उस मस्जिद को हटाएगा कौन? उसको हटाने के लिए आपको मजहबी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। इसी तरह आपको जब देखिए मैं ये जब आपने हल पे जाना है तो आप तो जो इसका हल निकालना है तो सबको ऑन बोर्ड लेना होगा। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। नबील कबोल साहब, क्या आप भी यही समझते हैं जिस तरह के आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि जी सियासी हल निकालना पड़ेगा, इंक्रोचमेंट के खिलाफ आपको सियासी हल नहीं निकालेंगे तो आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे? देखिए, जब कराची सियासत की नजर हो चुकी है तो इसका हल भी सियासी निकलना पड़ेगा। जाहिर है कराची के अंदर, मैंने आपको बताया ना कराची के अंदर क्या क्या क्राइम नहीं है, मैंने आपको बिल्डिंग माफिया का बताया, मैंने आपको पता है लैंड इंक्रोचमेंट जो हम एक जमाने में सुनते थे चाइना कटिंग, वो आज भी जारी है।
ये जो हमारे बड़े बड़े मलीर नदी और लियारी नदी, उसके दोनों तरफ जो है इलीगल इंक्रोचमेंट बैठे हुए, सबसे पहले तो उनको खत्म करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आए, सुने जुमेरात को आ रहे हैं, आए और 3 दिन बैठे कराची में, और जिस तरह वो तजलील करते हैं चीफ मिनिस्टर सिंध से को मिलते नहीं है। पिछली दफा आए चीफ मिनिस्टर सिंध से मिले नहीं। आप चीफ मिनिस्टर सिंध को बिठाएं, आप अपने साथ गवर्नर को बिठाएं, आप एमक्यूएम की लीडरशिप को बिठाएं, और आप जमात इस्लामी की भी लीडरशिप को बिठाएं और उनसे पूछे, बताएं मसला कैसे हल होगा। इस तरह बैठने से 3 दिन तक आप कंटिन्यूसली 3 दिन मीटिंग करेंगे, मुझे पूरा यकीन है इस मसले का हल निकल आएगा। और सबको जब पता है कि मसला क्या है, सिर्फ डायरेक्शन देना है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आपको पता है कराची में अमन कैसे आया? सिर्फ आर्मी चीफ ने फैसला किया, जनरल राहिल शरीफ ने, और उसने कहा कि अब मैं कराची में अमन करके दिखाऊंगा। उसने रेंजर्स को और अपनी एजेंसीज को ऑर्डर किया, 3 महीने में कराची में अमन आया और क्रिमिनल्स खत्म हो गए। तो जब आपकी नीयत होगी, आपकी डायरेक्टिव होगी, तो आपके इदारे काम करेंगे। अगर आपके ऊपर से ही नियत नहीं है तो नबील गबोल साहब, इसका मतलब ये है कि डंडे से ही काम होगा। उसामा साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइए, जिस तरह नबील साहब कह रहे हैं कि आपके पास सियासी नियत होनी चाहिए, मगर आप लोगों को मिल के भी चलना चाहिए। आप कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट को आना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट, जिस तरह के फ़हीम साहब कह रहे हैं, वो तो काफ़ी एक हिस्सा है कराची का, जिसको वो ऑलरेडी एक तरीके से ओन करते हैं। तो कराची के हाथ में कैसे दें वापस? बहुत शुक्रिया मीजा। देखिए अभी फ़हीमुज़्ज़मान साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसके पास दायरा इख्तियार, अगर इख्तियार भी हो तो उसके बावजूद 38% एरिया जो है वो उसके दायरा इख्तियार में आता है। बाकी तो कोई फलाना बोर्ड है, कोई फलाना बोर्ड है, कोई अथॉरिटी है, कोई पोर्ट कासिम है, कोई तो जनाब, जब तक कराची शहर की एक मुसल्लिमा हकीकत को, जब ये तमाम तीनों स्टेक होल्डर जो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो और शहरी हुकूमत हो, जब तक ये एक पेज पर, मगर उसामा साहब, कतरा कलामी माफ, वजीर आजम साहब ने तो कह दिया है कि उनके पास एक प्लान है, एक बहुत ही पायदार, वो कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है और अब सारी पार्टीज बल्कि सिंध हुकूमत के साथ मिलके मैं ये प्लान को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा। तो वो प्लान क्या है? आप MNA उन्होंने आपके साथ शेयर किया। देखिए प्लान तो बहुत सारे हैं जो मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो डिस्कस हुए हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, इस वक्त सिर्फ कराची शहर में अभी इस वक्त आपके प्रोग्राम में जो बात हो रही है सिर्फ डिफेंस और DHA की बात हो रही है और CBC की बात हो रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिर्फ ये कराची नहीं है। कराची तो वो है जो सुरजानी टाउन है, कराची तो वो है जो न्यू कराची, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, दरसानो, छन्नो और मलीर के मुजाफात, ये पूरा कराची है जो इस वक्त डूबा हुआ है, जहां पर इस वक्त सूबाई हुकूमत को सिर्फ 2 इजला के लिए नहीं मगर इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ड्राइव है उसके अंदर आप MQM जो है साथ देगी? बिल्कुल 100%। अगर नालों पे इंक्रोचमेंट है या इसके अलावा कहीं भी इंक्रोचमेंट है, उन इंक्रोचर को साफ किया जाए। और सिंध गोट आबाद स्कीमों के जरिए जो लाकर लोगों को बिठाया जा रहा है और जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उसको जो है बिला तखसीस। फ़हीम साहब, मेरे पास बिल्कुल आखिरी 1 मिनट रह गया है। मैं चाहूंगी कि आप कंक्लूड करिए बात को, चूंकि सियासी हल तो निकलता रहेगा, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे निकल आए, मगर फिल फॉर क्या करना चाहिए? जी देखिए, सियासी नाराबाजी अलग, DHA के साथ एक इलाका है जो कि कयूमाबाद कहलाता है, दोनों के बीच में एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान पे झगड़ा रहता है, कभी DHA हावी हो जाती है और वो DHA का कब्रिस्तान बन जाता है, फिर कयूमाबाद हावी हो जाता है। यानी इस शहर में लोग कब्रिस्तान की जमीन शेयर करने पर या सरेंडर करने पे तैयार नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? यहां कराची का सबसे बड़ा मसला जमीन है, वसाइल है। ये वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है जिसको सब काट के खाना चाहते हैं। ना वजीर आजम साहब के पास कोई प्लान है, ना कोई वजीर आला साहब के पास है। ये तो सारा वेस्टेड इंटरेस्ट का चक्कर है। जब तक ये कौम, ये मुल्क और ये शहर एक मैच्योरिटी नहीं इख्तियार करता, और हम कहते तो हैं ताकत का सरचश्मा अवाम है, ऑल पार्ट ऑफ द पीपल,
जब तक हम अवाम में बिलीव नहीं करना शुरू करते, कराची शहर के मसाइल का कोई हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम ज़मान साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, नबील गबोल साहब, उसामा कादरी साहब। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरती से फ़हीम ज़मान ने जो गुफ्तगू है उसको लपेटा है और ये कहा है कि ये मसला ज़मीन का है और ज़मीन के इख्तियारात का है। फ़ेडरल गवर्नमेंट को बुला लें, इससे मसला हल नहीं होगा। उन्हीं सियासी जमातों को इकट्ठे मिल के एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत कराची का मसले का हल निकालना होगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।